हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राजा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। नीट के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, आज उसी की सीरीज में हमारी आज की सेकंड क्लास है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं। ठीक है, बोला गया है कि अनलाइक गैलियम दैट हैज a very high melting point, very high melting point, cesium has very low melting point। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्स होता है 303 केल्विन, और जो आपका सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 302 केल्विन। बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये बोला गया है कि वेरी हाई एंड वेरी लो, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका सही नहीं बैठेगा, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि ऑन पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम। देखो जो है पोलिंग स्केल पे नाइट्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी 3.0 होती है और क्लोरीन की भी 3.0 होती है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए, और सही वाला ऑप्शन बताना है। बोला गया कि आर्गन K प्लस Cl माइनस Ca2 प्लस एंड S2 माइनस हैव आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होने चाहिए सेम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, देखो पोटेशियम का 19 होता है, लेकिन एक प्लस चार्ज लगा है तो एक माइनस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक माइनस लगा है तो यहाँ प्लस करेंगे तो इसमें भी 18 हो जाएगा। कैल्शियम का 20 होता है, 20 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी 18। सल्फर 16 होता है तो 2 माइनस से 2 प्लस करेंगे तो ये भी 18। तो इसका मतलब ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में अगर देखेंगे तो देखो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, तो इसका मतलब देखो ए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो हमें देखना ही पड़ेगा, ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बी और डी में भी देखना है आपको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन इज। ठीक है, इन्होंने बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, 4 एलिमेंट दिए हैं, इनमें से ये ऑर्डर आपको बताया, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। नहीं भाई, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है। इसका जो रियल स्टेटमेंट होता है सब सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के बाद आपका मैग्नीशियम आएगा, तब आपका एल्युमिनियम आएगा और तब आपका सोडियम आएगा। ठीक है, ये कहानी होगी, क्योंकि मैग्नीशियम में आपका 3s2 ऑर्बिटल आपका होता है। देखो मैग्नीशियम में 3s2 ऑर्बिटल पूरा भरा होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ा सा हाई एनर्जी लगेगी। तो ये इसका रियल मतलब करेक्ट स्टेटमेंट होगा। मतलब जो है आयनाइजेशन एंथैल्पीज का। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब डी भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ए भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो डी करेक्ट होगा, लेकिन बट देख लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रूबिडियम। ठीक है, सही बात है। देखो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर तो यही होता है ना, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है, सीजियम और फ्रांसियम, ये होता है LINAKRBCS फर्स्ट ग्रुप का होता है। तो इसका मतलब होता है सीजियम के रेडियस रूबिडियम और लिथियम से तो बड़ी है, इसका मतलब ई सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba2+ मतलब Ba2+ की स्टैंडर्ड हीट आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेशन बताने मतलब डेल्टा HF की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पर। डेल्टा HF और किसके लिए बतानी, Ba2+ के लिए वैल्यू आपको बतानी, ये क्वेश्चन मार्क गिवन है। गिवन है यहाँ पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 आयन की वैल्यू इतने गिवन है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 इक्वल टू इतना गिवन है, एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 इक्वल टू इतना गिवन है। तो यहाँ पर एक आपने सभी ने पढ़ा होगा हेस का लॉ आता है। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा हेस लॉ आता है, और हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर पूरे के पूरे किसी भी सॉलिड की अगर जो है आपको फॉर्मेशन बतानी है, एंथैल्पी की फॉर्मेशन बतानी है, तो जितने भी एक्वस आयंस होते हैं उनको ऐड कर लो। ठीक है, और जो भी क्रिस्टल वाले आयन होते हैं, मतलब जितने भी आयंस हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन वाला एक्वस वाले जितने भी आयंस फॉर्मेशन हो रहे हैं उन सबको ऐड कर लो। वो उसमें जो टोटल एनर्जी आती है वही आपकी जो है टोटल मतलब एनर्जी
एनर्जी होती है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम बेरियम सल्फेट, देखो बेरियम सल्फेट बनाना है यहाँ पे, तो डेल्टा HF BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी। देखो अगर हम BaSO4 की बात करें तो BaSO4 आपका ब्रेक होता है Ba2+ में और SO4 2- बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा HF Ba2+ में ब्रेक होगा, प्लस में डेल्टा HFSO4 2- बनाएगा और प्लस में क्रिस्टलाइजेशन वाली एनर्जी भी इसी में ऐड होती है। तो इसका मतलब डेल्टा, ठीक है, H और इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और ये यहाँ पर कौन सा क्रिस्टलाइजेशन होगा, PaSO4 के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। ये आपने हेस लॉ आपने पढ़ा होगा सभी ने, ठीक है। और हमें इस पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी है, तो इस पॉइंट की वैल्यू के लिए तो देखो हो जाएगा डेल्टा, एक मिनट, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा HFBa2+, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखो ये जितना भी पार्ट है निगेटिव में आ जाएगा। अब डायरेक्ट हम वैल्यू रख लेते हैं। BaSO4 की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन कितना दिया होगा, -349 गिवन है, ठीक है, और ये इधर भी आएगा तो ये किस में हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो इधर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद देखो फिर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, इसको अगर टोटल देखेंगे यहाँ पर, ये देखो HF की वैल्यू कितनी गिवन है, HF हमारे पास आ गया है, एक मिनट, HF ऑफ SO4 2- ये गिवन है -216, और ये इक्वल टू के जब उधर आ जाएगी तो प्लस में 216 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू -4.5 है, इक्वल टू के उधर हो जाएगी तो ये प्लस में 4.5 हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 349 प्लस में 20, मतलब ये हो जाएगा 220.5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस में 128.5 हो जाएगा। यूनिट हो जाएगी किलो कैलोरी पर मोल, इसकी यूनिट हो जाएगी, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के हैं तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर देखो, मैच द लिस्ट नंबर फर्स्ट एंड लिस्ट नंबर सेकंड। देखो ह्यूमिडिटी मतलब एग्जांपल है और टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ह्यूमिडिटी है, एलवाई है, ठीक है, फिर अमलगम है, फिर स्मोक है। ह्यूमिडिटी, एलवाई, अमलगम, स्मोक। और सब आपको ये पता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, देखो बनती कैसे है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो बनती है वो आपकी बनती है वाटर वेपर, ठीक है, और वाटर वेपर के साथ में एयर से मिलकर के बनती है। तो वाटर वेपर एयर का मतलब हो जाएगा कि ये लिक्विड और गैस से आपकी मिलती है, ठीक है, वाटर वेपर और गैस से मिलकर बनती है, तो लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा एलवाई होता है, एलवाई वो किसी भी मेटल का दूसरे मेटल के साथ या कोई भी मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ मिलकर के बनती है, तो इसका मतलब ये सॉलिड सॉलिड हो जाता है। तो ए का सेकंड हो जाएगा, तो ए का सेकंड यहाँ पर है, और बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट यहाँ पर है। इसका मतलब इसका आंसर ये सही होगा, बाकी के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। देख लेते हैं अमलगम क्या होता है। अमलगम भी हमारा जैसे मरकरी का किसी भी मेटल के साथ मिक्सचर होता है, तो लिक्विड सॉलिड का ही मिक्सचर होगा। स्मोक हमारा कार्बन का मिक्सचर होता है, कार्बन का मिक्सचर किसी भी गैस के साथ, मतलब सॉलिड और गैस का ही मिक्सचर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि देखो कार्बन है सॉलिड फेज में +2s2 इक्वल टू CH4 गैस मीडियम में बन रही है, और डेल्टा H इक्वल टू वैल्यू गिवन है जो है आपकी -74.8 किलो जूल, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव में है, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स। देखो डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव में है, तो अगर निगेटिव में वैल्यू है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होगी वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शन होगी। और जब हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस केस में जो है प्रोडक्ट जो होता है उसकी लोअर एनर्जी होती है, ठीक है, लोअर एनर्जी होती है, और जो रिएक्टेंट होता है उसकी हायर एनर्जी होती है, ठीक है।
ये बात आप सबने पढ़ी है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोसीजर है तो इसका मतलब जहां पे भी आप इस ग्राफ में देखना है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है और आपके पास 4 ऑप्शन है। मतलब आपको देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिए हैं। तो हमने बोला जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो लोअर होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी हमारी क्या होती है, हायर होती है। तो जहां पर भी रिएक्टेंट की एनर्जी हायर है, ठीक है, वही से देखो रिएक्टेंट की एनर्जी हायर है तो ये में भी सही हो सकता है। रिएक्टेंट की एनर्जी लोअर है तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा रॉन्ग हो जाएगा। रिएक्टेंट की एनर्जी हायर है तो इसका मतलब जो है रिएक्टेंट, ये में भी पॉसिबल सही हो सकता है। रिएक्टेंट की एनर्जी देखो यहाँ पे लोअर है तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, मतलब बी और डी तो अपने आप ही गलत ही हो जाएंगे। ठीक है, अब ए और डी में आपको देखना है। देखो ए और डी की बात करें तो यहाँ पर देखो पीक में डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर देखो ये रियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर से लेकर के यहाँ पे पूरी कहानी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिफरेंस है, इसका मतलब ये भी आपका गलत ही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या कह रहा है, बोला गया कि एक शुगर है, एक्स नाम से शुगर है और उसमें देखो 4 ऑप्शन दिए। इज फॉर्म्ड इन हनी, मतलब जो भी कंपाउंड एक्स है, जो कि शुगर एक्स है वो हनी में पाई जाती है। इज ए कीटो शुगर, मतलब वो कीटो शुगर भी है। वो एग्जिस्ट एज अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म, मतलब अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और बोला गया है कि डी, मतलब बोला गया लेबोरेटरी जो है, ठीक है, ये भी कंडीशन में है, ये कंडीशन पे है। तो कहने का मतलब आप ये देखो यहाँ पर कौन सी शुगर है। ऑप्शन है माल्टोज, डी ग्लूकोज, सुक्रोज और डी फ्रक्टोज। देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। देखो इन सब में अगर बात करें, देखो ये डी फ्रक्टोज की बात करें, ठीक है, डी फ्रक्टोज में देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट हमने पॉइंट यहाँ पे उठाए हैं, आप इन पॉइंट को समझिएगा। पहले पॉइंट में देखो लिखा है ये कीटो हेक्सोज शुगर है, तो इसका मतलब कीटो हेक्सोज है, तो इसका मतलब कीटो शुगर है, पहला ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स, हनी, वेजिटेबल्स में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, देखो और अगर हम इसके जो है स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखो ये आपके जो है एनोमेरिक कार्बन पॉइंट है, ठीक है, तो ये एनोमेरिक फॉर्म में होता है, ये भी आपके सही है। ठीक है, और ये कंडीशन जो है लियोबोरेटरी वाली कंडीशन है, तो ये भी कंडीशन देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन है। तो ये करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रक्टोज वाली कहानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H8O, ये गिवन है और बोला गया है कि साथ में ये भी बोला गया कि साइक्लिक ईथर है, ठीक है, पहले बोल दिया है। और बोला गया है कि आपको पॉसिबल आइसोमर बताने हैं कितने होंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर दोनों के दोनों काउंट करने हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आइसोमर्स बनाने का ट्राई करते हैं, पहले आइसोमर्स बनाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से आइसोमर्स आएंगे, चलो देखो यहाँ पर एक तरफ से बनाने, देखो 4 कार्बन है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो ऑक्सीजन भी लगा है, तो सबसे पहले हम बड़ी चेन से स्टार्ट करते हैं। बड़ी चेन का मतलब बड़ी साइक्लिक चेन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक चेन हमने बनाई यहाँ पर, ठीक है, ये एक, ठीक है, ये हमने चेन बनाई। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो देखो C4H8O हो जाएगा, तो इसका जो है एक आइसोमर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अब अगर हम 4 मेंबर्ड रिंग की बात करें तो 4 मेंबर्ड रिंग में क्या हो जाएगा, ये 4 मेंबर्ड रिंग होगी। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है यहाँ पर। अब देखो अगर यहाँ पर हम CH3 लगा दें तो ये जो कार्बन आपका है यहाँ पर, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका कायरल कार्बन, जिसका मतलब इसके 2 आइसोमर्स आपके पॉसिबल होंगे कायरल कार्बन होने की वजह से। तो टोटल हो गए, इसका 1 हो गए, इसके 2 हो गए, मतलब 3 आइसोमर्स हो गए। अगला देखो यहाँ पर तीसरी कंडीशन की बात करें, यहाँ पर अगर देखो मतलब अभी 4 मेंबर्ड ही करते हैं, 4 मेंबर्ड में, ठीक है, देखो ये ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम इस बार यहाँ पर CH3 लगा देते हैं,
इधर CH3 लगा देते हैं, ठीक है, नहीं अभी यहाँ पर ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये यहाँ पे कोई कायरल एटम नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास केवल एक ही मेंबर रिंग है, मतलब एक ही आइसोमर इसका बनेगा, कायरल कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। अब 4 में पॉसिबिलिटी सारी खत्म हो गई, अब हम 3 में आते हैं, ठीक है। 3 में देखो पहली कहानी तो ये आपकी बन जाएगी, ठीक है, पहली कहानी तो आपकी ये बनेगी। और इस कहानी में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया हमने और यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, तो टोटल आपके पास 4 कार्बन हो ही गए, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला भी आपका कायरल एटम होगा, ये वाला कायरल एटम होगा। टोटल 2 कायरल एटम होने की वजह से इसके टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। कितने आइसोमर? 3 आइसोमर इसके टोटल पॉसिबल हैं, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। और एक कंडीशन देखो ये भी बन सकती है, यहाँ पर कौन सी, ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। एक कहानी यहाँ पर ये है कि ये हमने बना दिया और उसके बाद इस कार्बन पे यहाँ पे 2 लगा दिए, तो इस कार्बन से भी हमारे पास 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि ये वाला आपका एटम जो है, ये वाला कार्बन आपका कायरल पोजीशन पे है, तो इसके 2 पॉसिबल हैं। एक लास्ट और देखते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ये कहानी है, ठीक है, और एक ही यहाँ पे 2 बार CH3 लगा दें तो इसका केवल एक ही जो है आइसोमर पॉसिबल। टोटल कितने हो गए देखो, 1 और 2 3, 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो इसका मतलब टोटल 10 आइसोमर्स हमारे पॉसिबल है, ठीक है। टोटल कायरल वगैरह मिला के 10 है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि द फॉर द रिएक्शन ए गैसेस मीडियम में रिवर्स टू बी बन रहा है द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी जो है कंडीशन यहाँ पे दी है, ठीक है। द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर ऑफ 2500। मतलब इन्होंने ये दिया है के बी, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड के केस में दिया है कि जो बैकवर्ड वाली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2500 टाइम्स है KF की, इतनी है, ठीक है। ये KB की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है, तो बोला गया है कि R की वैल्यू देखो यहाँ पर गिवन है 0.0831 जो भी है, और KP की वैल्यू आपको बतानी है 1000 केल्विन पर कितनी होगी, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले काम करते हैं, अगर हमें KP की वैल्यू चाहिए तो KP का फॉर्मूला होता है, KP इक्वल टू होता है KC इंटू RT की पावर डेल्टा N, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है। इसका मतलब पहले अगर KP बताना तो हमें KC चाहिए होता है, और KC का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं KC इक्वल टू होता है, क्या होता है, KC इक्वल टू KF अपॉन KB, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है सबने। KF हमारे पास KF ही है और KB की वैल्यू है 2500 KF, सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो KC की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2500, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.0 इंटू 10 की पावर -4, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये वैल्यू आ जाएगी KC की, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि KC की वैल्यू को यहाँ पर जो है रखते हैं, देखो KC हमारा कितना निकाला 4.0 इंटू 10 की पावर -4, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R हमारे पास है 0.0831 इंटू T हमारे पास कितना है 1000, ठीक है। पावर में डेल्टा N बताया, अच्छा डेल्टा N कितना होगा, डेल्टा N देखो प्रोडक्ट हमारे पास कितना था 2 था, रिएक्टेंट हमारे पास 1 था, तो डेल्टा N की वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी, तो पावर में 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.1 आएगा ना, 83.1। इसको जब और सॉर्ट करेंगे और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.00324, ये इसका रियल आंसर हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपको मतलब ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का कहाँ चला गया, अच्छा एक ब्लैंक हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 22 है। उसके बाद देखो 24, देखो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइप मतलब बनाने में प्रॉब्लम हो गई। द रेशियो ऑफ
द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा लिख देते हैं, ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, when it undergoes n equal to 2 to n equal to 3 and n equal to 4 to n equal to 6 transitions, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इज, ठीक है। ऑप्शन पहला गिवन है यहाँ पर 1/9, ऑप्शन बी गिवन है 1/4, ऑप्शन सी गिवन है 1/36, ऑप्शन डी गिवन है 1/16। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। वेवलेंथ की रेशियो बताना है, एब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब कर रहा है, कंडीशन आप समझिएगा, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 पर और n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 6 पर, और इनकी वेवलेंथ का रेशियो आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा, वेवलेंथ का रेशियो आपको बताना है। तो पहले वाले की वेवलेंथ लेमडा 1 मान लेते हैं, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, 1/λ इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या, 1/r 1/n1² माइनस 1/n2², ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/λ इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2², ये सबने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो r की वैल्यू तो अभी चलो खैर छोड़, क्योंकि रेशियो बताना है तो r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको रखने का कोई मतलब ही नहीं। 1/n1 हमारे पास कितना है, 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर 4, n2 हमारे पास कितना है 3, तो 1/3 का स्क्वायर होता है 9। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/, ठीक है, 1/λ इक्वल टू r हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 5/36 हो जाएगा। तो लेमडा 1 इक्वल टू हो जाएगा 36/5r, पहली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरी फॉर्मेट, दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट लेमडा 2 ये गिवन है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1/λ2 इक्वल टू r, फॉर्मूला वही रखेंगे 1/n1 हमारा कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस n2 हमारा 1/36 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1/λ2 इक्वल टू r हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 144, एलसीएम आता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 माइनस में, और ये जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। तो लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा 144/5r। आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो। देखो ये उसको माइनस करेंगे 5r का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5r/144 आएगा, लेमडा 2 ऊपर जाएगा, मतलब इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। अब दोनों का रेशियो पूछा गया है, मतलब लेमडा 1 और लेमडा 2 का रेशियो पूछा है, तो लेमडा 1 हमारे पास आ गया है 36/5r और लेमडा 2 हमारे पास आया है 144/5r। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 36/144, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा नहीं था, बाद में लिखा हमने, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी कैप m of 0.5 of a 0.50 मोलर इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड, ध्यान समझिएगा, मोनोबेसिक एसिड है, वीक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इट इज एक्सटेंट, मतलब इट्स एक्सटेंट यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और एज्यूम दैट कैप m इनफाइनाइट या नॉट की वैल्यू आपको इतनी गिवन है, कैप माइनस नॉट की वैल्यू इतनी गिवन है। पहले तो देखो अल्फा बताना है, तो अल्फा का फॉर्मूला अगर देखें तो अल्फा तो यही होगा ना, कैप m अपॉन कैप m नॉट, ये तो फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए आपको सारी की सारी वैल्यू बतानी है। देखो कैप m की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, कितनी 90 गिवन है, बट इसकी वैल्यू कैप m नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। तो कैप, पहली बात तो ये समझो, देखो मोनोबेसिक एसिड है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है AB, ये मोनोबेसिक एसिड है, तो ये बनाएगा A+ और B- में कन्वर्ट होगा,
ठीक है, ए प्लस और बी माइनस में कन्वर्ट होगा, ये एज्यूम कर लेते हैं हमने मान लिया। ठीक है, तो अगर ये बात बताओ जरा, कैप एम नॉट की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी ना, लेमडा ए प्लस नॉट प्लस में लेमडा बी माइनस नॉट, यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, कोलराउस लॉ में आपने यही पढ़ के आए हो आप। तो लेमडा या ए प्लस की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले वाले की कितनी दी है, प्लस वाले की कितनी 349.6 बोला गया है, प्लस में लेमडा बी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई 50.4 गिवन है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगी 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कैप एम नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैप एम की वैल्यू गिवन है, नॉट की वैल्यू आपने निकाल ली है 400, इसको दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड ही तो करना है, तो ये हो जाएगा 9/40 और 9/40 को जब सॉल्व करोगे तो इसको तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आएगा 0.225 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत लाजवाब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, और अगर क्वेश्चंस आपको सारे के सारे अच्छे लग रहे हैं तो जो है आप लोग एक काम करिएगा, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर देना सब लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देते हैं, इस क्वेश्चन को होमवर्क में देते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड के साथ आप इसको शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो वहां पे भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये वीडियो की पीपीटी आपको जो भी हमने पढ़ा है, एक पूरे के पूरे क्वेश्चन की लिस्ट आपको वहीं पर टेलीग्राम पे ही मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारी हेल्प करें चैनल को ग्रो करने में। ठीक है, बाकी ऐसे नीट के क्वेश्चन हम या जेई के क्वेश्चंस हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो आज हमारी सीरीज का दूसरा दिन था, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए, ठीक है, वीडियो को प्रॉपर देखने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।